सुई के ज़रिए दवा देना या नाड़ के ज़रिए, रग के ज़रिए, मरीज के ज़रिए, वेन के ज़रिए आप किसी को दवा दे रहे हो, इंजेक्ट कर, ठीक है। इसका लफ्ज़ी माना ये है दवाई को इंजेक्शन के ज़रिए लेना या देना, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी होता है? देखिए हमने इसको ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है कि एमरजेंसी कंडीशन में आप किसी को गोली नहीं खिला सकते, आप किसी को सिरप नहीं खिला सकते। उसके अलावा पेशेंट अगर बेहोश है तब भी आप नहीं कर सकते। उसके अलावा पेशेंट शॉक की कंडीशन में है या पेशेंट को कोई इस तरह का मर्ज़ है कि जो दवाई गोली या सिरप की शक्ल में बनी नहीं इस मर्ज़ के लिए, तो वो है इंजेक्शन की शक्ल में या ड्रिप की शक्ल में। जैसे आप फालिज वाले पेशेंट होते हैं तो उनको हेपारिन की ड्रिप लगती है, तो वो उसका जो है कोई टैबलेट या उस फॉर्म में नहीं है। एक और दिमाग के लिए इंजेक्शन होता है जिसकी कोई टैबलेट फॉर्म नहीं होती। तो जो चीज़ें इंजेक्टिबल शेप में है तो वो हमने इंजेक्टिबल में ही लगानी है, ठीक हो गया। तो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूज्ड फॉर ड्रग्स दैट आर पोअरली अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि कुछ दवाइयाँ जो आपकी जीआईटी से बिल्कुल ही पोअरली अब्जॉर्ब होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक दवाई दी है 500 mg की और वो सिर्फ जाके 50 mg या 20 mg जाके अब्जॉर्ब हुई है, तो वो आपकी जो डोज है या जो आपने लेनी है वो अगर 100 mg और आप 5 या 10 या 20 mg मिला है तो आपकी वो बीमारी ठीक नहीं होगी। क्योंकि बीमारी आप यूँ समझ लें, अगर हम अखाड़े में देखते हैं एक पहलवान होता है और दूसरा पहलवान उसके बराबर का होगा, बीमारी जितनी स्ट्रांग होती है उतनी स्ट्रांग दवाई लेंगे तो जाके ठीक होगी, वरना नहीं होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हेपारिन का उन्होंने लिखा है। उसके बाद है कि कुछ चीज़ें कुछ मतलब कि अनस्टेबल इन द जीआईटी, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन को आप ओरली ले ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसकी अगर आप ओरल फॉर्म में लेंगे, आपको पता है कि हम जैसे कोई चीज़ ओरली देते हैं उसके साथ काफ़ी सारे एंजाइम और हार्मोन आके इंटरेक्ट करते हैं। अगर वो इंटरेक्ट करते हैं तो उसका टोटल उसकी जो एफिकेसी है उसको ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। तो वो आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इज़ आल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। जैसे हमने कहा कि कोई पेशेंट बेहोश आ गया या अंडर पेशेंट दैट रिक्वायर अ रैपिड ऑनसेट, या कुछ इस तरह का केस आ गया कि जिसको फौरी दवा की ज़रूरत है, यानी आप विद इन अ मिनट इफेक्ट चाहते हैं, तो वो आप उसके ज़रिए तो नहीं दे सकते ना, गोली के ज़रिए, सिरप के ज़रिए। तो वो आप क्या करोगे, उसको इंजेक्टिबल दोगे ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ हमने पढ़ी थी, फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से भी आप नहीं दे सकते पेशेंट को, मतलब कि इंजेक्टिबल लगाते हो। फर्स्ट पास इफेक्ट जो है पता है ना, याद है ना क्या था, थोड़ा सा बताएंगे। सर वो डायरेक्ट अपने टारगेट पे नहीं करता असर, इससे और 10 दिन चले जाता है, जो भी टैबलेट वगैरह टारगेट पे अपने टारगेट पे अटैक नहीं करता, दूसरी तरफ चला जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जो उसका जो पेन रिसेप्टर पे हमने कहा था कि पेन रिसेप्टर पे जाना है अगर दवाई ने, तो दवाई पेन रिसेप्टर के बजाय लीवर के पास चली जाती है, इधर जाने के बजाय इधर चली जाती है। लिहाजा लीवर पे जाके जब वो मेटाबोलाइज हो जाती है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद जो है वो फिर उसके अंदर मिसाल के तौर पर 500 mg की है तो हमारे पास 100 mg पर मुश्किल बचती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पास इफेक्ट से, क्योंकि आपने जैसे ही वेन में इंजेक्शन दिया है वो फौरी ब्लड में शामिल हो गया, ब्लड में शामिल होते ही उसने अपना एक्शन शुरू कर दिया। तो इसलिए भी कि भाई अगर आपने कोई रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन लेना है तो आपने इसको पेरेंटल रूट को यूज़ करना है। एग्जांपल इसमें है आईवी। आईवी का तो आपको पता ही है, इंट्रावेनस, यानी आप नाड़ में देते हैं। नाड़ आपके इधर हाथों पे मेनली होती है, इधर होती है। आप मतलब ये देखें ना कि अगर आप हॉस्पिटल चले जाएँ, हॉस्पिटल में 2, 3, 4 बंदे काम करते हैं, ये बंदियाँ काम करती हैं, तो वो उनकी कोशिश होती है कि ये वाली सुई में लगे, ठीक है। तो मैं अपना 25 साल पहला एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ जैसे बच्चा पैदा होता था ऑपरेशन थिएटर में, तो अगर कोई ऐसा बच्चा होता था जिसको इंजेक्टिबल देना ज़रूरी होता था, तो हमारी ट्राई होती थी कि ये सुई मैं लगे, ठीक है। तो वो आपको आते ही देखते हैं जहाँ पे आपको उनको नाड़ में जो आप सुई लगा देते हैं। आईवी के लिए आप वेन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंट्रावेनस, ये जो नीली होती है, ये वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो फ्लैट होती है और वो सुपरफिशियली नहीं होती, आपकी स्किन के बिल्कुल सामने नहीं होती।
इसके बाद इंट्रामस्कुलर है। इंट्रामस्कुलर मतलब कि मोस्टली डेल्टाइड मसल होता है ये आपका, डेल्टाइड मसल मोस्टली यहाँ लगाया जाता है या फिर बटक पे लगाया जाता है आपके मसल में। बटक पे अगर लगाना होगा तो आप कैसे लगाएंगे? मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये बटक है, ठीक है, ये बटक है, तो बटक के इस तरह आप 4 खाने करेंगे, ठीक है, तो इस वाले एरिया में आपने इंजेक्शन लगाना, ठीक है। इसी तरह शोल्डर है, तो शोल्डर को अच्छा बटक है तब भी और शोल्डर है तब भी आपने इस एंगल पे इंजेक्शन लगाना, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि सम नर्सेज आर वेरी हाईली एक्सपीरियंस्ड होती हैं, वो एक्सपर्ट्स होती हैं, वो दूर से भी फेंक के लगा देती हैं, इतनी एक्सपर्ट होती हैं, और मैं मतलब अपनी आंखों से देखा, वो यहाँ से फेंकते ही लगा देते हैं। तो आप ये कौन सी डिग्री है? 90 डिग्री है, इस डिग्री में आपने इस मसल में लगाना है या फिर बटक्स में लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये बटक पे होते हैं ग्लूटियल मसल, इनको इंट्राग्लूटियल भी कहते हैं। अगर आप जब आप अपना मेडिकल स्टोर खोल के बैठेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सम मेडिसिन ऐसे होते हैं, सम इंजेक्शन ऐसे होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है इंट्राग्लूटियल, यानी आप इंट्राडेल्टाइड ना लगाएं, इंट्राग्लूटियल लगाएं, ये IM इंजेक्शन होता है। इंट्राडर्मल, स्किन की 3 तहें होती हैं, एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस। तो ये ऊपर वाली तो होगी ना एपिडर्मस, इससे नीचे जो डर्मस होती है आपने ऊपर लगाना होता है। ये तकरीबन 10 से 15 डिग्री का जो बनता है, क्या कहेंगे आप इसको, एंगल बनता है, वहाँ पर आप लगाते हैं इंट्राडर्मल। सबक्यूटेनियस है यानी बीनीथ द स्किन, लास्ट स्किन की जो आखिरी तय उसमें आप लगाते हैं सबक्यूटेनियस। मोस्टली ये जो आपके एलर्जी के इंजेक्शन होते हैं ना, वो वाले सबक्यूटेनियस लगते हैं, और बसा औकात आपकी जो इंसुलिन है वो भी ऐसे ही लगती है। इसके बाद है इंट्रापेरिटोनियल, सॉरी, जिस तरह हमारी स्किन है ना, इस तरह पेट की जो मसल्स हैं, मसल्स स्किन के मसल, स्किन एपिडर्मस, डर्मस के नीचे सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस में होती है फैट, हमारी जो फैट होती है, फैट से नीचे जाके क्या होता है पेरिटोनियल क्या कहते हैं शीट होती है, वहाँ पर आपने ये इंजेक्शन लगाना होता है, इसको कहते हैं इंट्रापेरिटोनियल। एक आगे जी इंट्रा आर्टीरियल, ये आर्टरीज में लगाया जाता है। जब आप दिल का ऑपरेशन कर रहे हो तो तब आप लगाते हो बाईपास ऑपरेशन में, या कभी कहीं आपने कट लगा के आपने अगर आर्टरी में, ये बहुत रेयर होता है क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में मेरे ख्याल यूज़ होता है, कट लगा के फिर आप आर्टरीज में लगाते हो, ये मेरे ख्याल में किसी सुवेयर दिल हार्ट पेशेंट को ज़रूरत होता होगा, वैसे नहीं होता। इंट्राकार्डियक, अच्छा कार्डियक मैंने आपको बताया कि दिल को जो है मेडिकल में कार्डियक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। इंट्राकार्डियक जो इंजेक्शन होते हैं ना, एक इंजेक्शन आता है डोपामीन के नाम से, हमारा हार्मोन भी होता है, ये उस वक्त लगाते हैं जब हार्ट अटैक हो चुका होता है और बंदा ऑलमोस्ट आपको लगता है कि मर गया, तो आप यहाँ डायरेक्ट उसको लगाते हैं हार्ट में, दैट इज कॉल्ड इंट्राकार्डियक, ठीक हो गया। और ये उसके बाद है इंट्राथीकल, ये इंट्राथीकल कहते हैं, ये जो आप ऑपरेशन आपने होते देखे होंगे सिजेरियन सेक्शन, तो कमर में एक इंजेक्शन लगता है, दैट इज कॉल्ड इंट्राथीकल, जिसको आप स्पाइनल कार्ड में कहते हैं इंजेक्शन लगता है, तो वो होता है इंट्राथीकल। इंट्रा आर्टिकुलर और जॉइंट, आर्टिकुलर या आर्टिकुलेट कहते हैं, ये जो जॉइंट होता है, जैसे हमारा घुटना है, ह्यूमरस के साथ टीबिया और फेबुला मिल रही है, तो ये अंदर आर्टिकुलेट बन रहा है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पर लगाते हैं इंजेक्शन। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही लगा सकते हैं, इस चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, किसी दर्द जोड़ों के दर्द वाले को लगाते हैं। इंट्रा बोन मैरो, ये बहुत रेयर होता है, बोन मैरो में इंजेक्शन लगाते हैं। कल मैंने आपको बोन मैरो को बताया था, आपको पता है ना बेटे, हड्डी के अंदर जो गोदा होता है, जैसे हम नली खाते हैं, नली के अंदर जो गोदा होता है, जो हम नली खाते हैं, दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। उस बोन मैरो में इंजेक्शन लगते हैं, मेरे ख्याल में थैलासीमिया वगैरह के लोगों को लगाते होंगे, ये हमारे मुल्क में तो मेरे ख्याल में रेयर ही होगा, ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता होगा, ठीक है जी। आगे जी द 3 मेजर पेरेंटल रूट्स आर इंट्रावेनियस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। ये मेजर जो है 3 कौन से चल रहे हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। इंट्रावेनस आपको बता दें, मस्कुलर बता दें, सबक्यूटेनियस बता दें। सबक्यूटेनियस में कुछ एलर्जी के इंजेक्शन लगते हैं और कुछ और इंसुलिन वगैरह लगती है। अब हम पढ़ते हैं क्या एडवांटेज
एडवांटेजेस क्या है? ड्रग्स गेट द साइट ऑफ एक्शन मोर रैपिडली प्रोवाइडिंग अ रैपिड रिस्पॉन्स विच मे बी रिक्वायर्ड इन एन एमरजेंसी। एमरजेंसी कंडीशन में आपको ज़्यादा रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए होता है बॉडी से कि जल्दी जल्दी पेशेंट ठीक हो, तो आप उस कंडीशन में ये वाला रूट यूज़ करते हो और इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको फ्रूटफुली मिलते हैं और आपका पेशेंट जो है अगर बेहोश है तो खड़ा हो जाता है। डोज कैन बी मोर एक्यूरेटली डिलीवर्ड। हाँ जी, डोज से वही बात आ गई कि आपका अगर आड़े आता है फर्स्ट क्लास इफेक्ट या वैसे ही आपकी दवाई जैसे मुँह से गुजरती है, जाते 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 उसको कई ज़्यादा इन्फेक्शन होती हैं, कई एक्सीडेंट्स होते हैं उसके एंजाइम्स के साथ और उसके साथ, तो वो प्रॉपर आप पूरी डोज नहीं मिलती। आपने 500 mg खाया, वो आपको 100 mg मिला तो क्या पूरा ना मिला। तो आप जो इसमें लगाते हो, इंजेक्शन में लगाते हो, जो आपको पूरी डोज 500 mg है तो 500 mg मिलेगा, 100 mg है तो 100 mg मिलेगा, 1000 mg है तो 1000 mg मिलेगा। ठीक हो गया। सूटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर नॉट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम GIT। और कुछ दवाइयाँ हैं जो GIT से अब्जॉर्ब नहीं होती, तो उनके लिए भी ये सूटेबल है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? कहते हैं जी मोर रैपिड अब्जॉर्प्शन कैन लीड टू इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स याद है? याद है ना? एडवर्स और साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट होता है, तो याद है? तो ये जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं ये अनवांटेड होते हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि ये कितना स्वेयर हो सकता है। तो मोस्टली जो है जितना रैपिडली आपकी दवाई काम करती है उतना रैपिडली आपकी जान जा सकती है, इसका ये वाला डिसएडवांटेजेस है। ठीक हो गया। उसके बाद लोकल इरिटेशन में अगर और एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, मतलब आप इंजेक्शन लगाते हैं चाहे वो IV है चाहे IM है, वहाँ पर लोकल इरिटेशन हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा बच्चों को अगर आप लगाते हो, कोई भी वैक्सीन लगाते हो, बच्चों को जो लगाई जाती है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा या तो रेड हो जाता है या मतलब इन्फ्लेमेशन के साइन आ जाते हैं। बस आपका बहुत ज़्यादा उसकी इरिटेशन होती है, जो हमारे पास बच्चे लेके आते हैं कि हमने वैक्सीन लगवाई है या क्या कहते हैं वो लगवाया, तो हिफाजती टीके लगवाए, तो उससे ये हो गया, फिर हमें मेडिसिन देकर उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये वाला भी इसका अपना हो गया साइड इफेक्ट। तीसरा क्या है कि द रूट्स आर इरिवर्सिबल एंड मे कॉज पेन, फेयर एंड इन्फेक्शन। अच्छा, तो इसका ये है कि इरिवर्सिबल आपने दे दिया इंजेक्शन, अब आप वहाँ से निकाल नहीं सकते। ठीक हो गया। तो उससे क्या हो सकता है? उसके दर्द भी हो सकता है, उससे कोई कॉफ भी आ सकता है और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि ये वाले जो इंजेक्शन होते हैं ये बहुत हाईली स्टेराइल उसमें बनाए जाते हैं, जबकि आम दवाइयों को इतनी ज़्यादा उसकी स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। अदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पेरेंटल रूट तो समझ आ गई ना। अदर में क्या है जी? इन्हेलेशन है, इंट्रानेजल है, टॉपिकल है, रेक्टल है। इन्हेलेशन में आपने देखा होगा दमे के मरीज कैप्सूल की शक्ल में या पंप की शक्ल में आपको, या फिर जो आप उसको कराते हैं नेबुलाइजेशन, उसकी शक्ल में वो इनहेल कर रहे होते हैं मेडिसिन। ठीक है। दूसरा है इंट्रानेजल, कुछ नाक के मरीज होते हैं जिनको नाक का या तो एलर्जी होती है, साइनसाइटिस होता है या रिनाइटिस होता है, या फिर उनको दूध वगैरह होते हैं, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आप नाक के ज़रिए डालते हैं ताकि लोकल इफेक्ट्स हों और वो आपकी जो एलर्जी है, जो स्वेलिंग है, वो कम हो जाए। उसके बाद स्किन है, ये टॉपिकल जो है वो स्किन की जितनी भी आप यूज़ करते हैं स्किन पे ऊपर लगाने की मरहम होती है या फिर क्या कहते हैं क्रीम होती हैं या लोशंस होते हैं, ये सारे के सारे टॉपिकल में आते हैं और आप इसको यूज़ करते हैं। हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आखिरी है कि रेक्टल रूट में 2-3 चीज़ें होती हैं। एंशियंट टाइम में पहले वाले ज़माने में कुछ दवाइयाँ रेक्टल रूट के ज़रिए दी जाती हैं, लेकिन अब जो फी ज़माना है वो सिर्फ और सिर्फ आप देते हो, क्या नाम है, एनीमा वगैरह कर देते हो कि कॉन्स्टिपेटेड लोगों को दवाई डालते हो कि वहाँ से जो अगर आपका स्टूल जो है वो हार्ड है, वहाँ पर स्टेशन ख़त्म हो गई है, तो उन स्टेशन वहाँ उसको जाके क्या करें, नरम करें और बाहर ले आए। इसके रेक्टल में आपके एक और भी आता है वजाइनल, वो उन्होंने लिखा नहीं है। वजाइनल आप काफ़ी सारी मेडिसिन है आजकल जो आप वजाइनल यूज़ कराते हो लोकल इफेक्ट्स के लिए भी और बाकी इसके लिए। ठीक है जी।